दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुख्य पत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, कई सालों के बाद में एक अलग सी आज इस देश की खुशबू पहचानने में आई। जिस तरीक़ा से तमिलनाडु में एक नए पार्टी का उदय हुआ जो 2 साल से जस्ट इसी पे काम कर रहे थे और उन्होंने 108 सीटें जीत के वहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी करके उभरी है। और आज उन्होंने जोसेफ विजय थल्लापति ये इन्होंने आज वहाँ पे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और वहाँ पे जिस तरीक़ा से पूरा ड्रामा और संपूर्ण रहा, उनके लिए आइकॉन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जो पेरियार और ये सब लोग थे जो यहाँ पे जिन्होंने राष्ट्र के नाम राष्ट्र का निर्माण किया। मित्रों, ये कभी संभव था कि भाई बीजेपी का और ये बड़े एस्टैब्लिश जो पार्टियाँ थी वो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी, जहाँ पे अन्ना डीएमके जिन्होंने रिजर्वेशंस और सोशल जस्टिस के नाम पे 69% तक रिजर्वेशन उन्होंने लोगों को दिया और इतनी शिक्षा में ये हुआ। उसके बाद में डीएमके, अन्ना डीएमके काफ़ी बड़ा नाम था, सोशल एक्सट्रीमिस्ट में ये लोग थे। लेकिन एक सिचुएशन, सब लोगों के हाथ में जब सत्ता आती है तो सत्ता की मस्ती कैसे होती है और वो पर्टिकुलर अपने भाई भतीजावाद कैसा होता है और उसके साथ में कैसे कैसे एक दूसरे को जकड़ जाते हैं। और ये पैसा और ये लोग, ये पैसे वाले कैसे कैसे उन लोगों को यूज़ करते हैं। और सभी को मालूम है जितने भी बड़े बड़े स्कैंडल हो गए उसमें किस तरीक़ा से वो लिप्त थे। और ये सब सिचुएशन पिछले 60-70 साल से चल रहा था। आज इस देश में ये देखने को मिला कि बहुत सारा एक छोटा टप्पे के लोग, एक साधारण SC/ST के कुछ लोग, माइनॉरिटी के लोग एक आके एक ऐसा अपना नेता चुना है जिन्होंने वो काफ़ी मशहूर आदमी, मशहूर एक्ट्रेस जो थे विजय थल्लापति, इनको उन्होंने चीफ मिनिस्टर का ताज ही पहनाया था। लेकिन जिस तरीक़ा से वो समारोह पूरा हुआ वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और उस आदमी ने, उन्होंने एक चीज़ को बड़ा ये किया कि उन्होंने राहुल गांधी को बुला के बार बार विनती की और उन्होंने वो आए। और उसके यही नहीं तो उन्होंने उनका जो प्रॉब्लम चल रहे थे बाकी नेताओं के साथ और या बाकी गटों के साथ में हो गए, उन लोगों के साथ में बात करके वो पूरी की पूरी बातों को ख़त्म किया और उन्होंने अपनी सरकार को अच्छी तरीक़ा से इस्टेब्लिश किया। जिस तरीक़ा से आज अपना कांग्रेस ने वहाँ पे राहुल गांधी ने, कांग्रेस तो छोड़िए, राहुल गांधी ने अपनी एंट्री ली और साउथ में पूरे स्टेट के ऊपर में जिस तरीक़ा से अपना कब्जा किया है वो निश्चित रूप से बहुत सराहना है। और यहाँ ना कोई जात का ना कोई पात का इस तरीक़ा से कोई कार्ड्स नहीं चले। वो वैसे भी वो ईसाई समुदाय से जुड़े थे और सेकेंडली उनकी माँ हिंदू थी। और ऐसे सिचुएशन में और उनका आइकॉन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, पेरियार, ये सब समीकरण कैसे हुआ, क्या हुआ, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक रिसर्च का सब्जेक्ट है। ना उनके पास में कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना कुछ, ये सिर्फ उन्होंने कुछ लोगों को, चंद लोगों को पकड़ के ये पूरी यहाँ का जो स्टडी किया, मुझे लगता है कि वो जब जिस तरीक़ा से फिल्मी इंडस्ट्रीज़ में होता है बस वही हुआ। उनके पिताजी एक निर्देशक थे, उसके बाद में वो काफ़ी हीरो रहे, कई उन्होंने तमिल फिल्मों में काफ़ी उन्होंने प्रसिद्धि हासिल की। और उसके पश्चात ये जो उन्होंने जिस तरीक़ा से लॉन्च किया और इतने सारे ये होने के बाद में पैसा ये वो सब, उससे भी वो बढ़ के उन्होंने जिस तरीक़ा से काम किया, वो तमिलनाडु तो एक अपने आप में एक बड़ा आदर्श हुआ। और उन्होंने जिस तरीक़ा से राहुल की एंट्री और वहाँ पे दोनों का संवाद और जिस तरीक़ा से वहाँ पे वेलकम हुआ, मुझे तो लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हर देश का पूरा आदमी, हर आदमी ने ये सोचना चाहिए कि एक आदमी बगैर पॉलिटिकल बैकग्राउंड से इस तरीक़ा से वो जा सकता है। उन्होंने, उनके पास में केवल एक सामाजिक न्याय, यही सबसे इम्पोर्टेंट था, समानता, जाति निरपेक्ष जाति के लोग, कोई जात नहीं होना, कुछ नहीं होना चाहिए, लोगों के उद्धार। और जब उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण किया, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा एक हिस्सा हूँ, तुम मेरे छोटे भाई हो, बड़े भाई हो, माँ पिताजी जैसे हो और आपका दुख मेरा दुख है। मैं इसी के साथ में आप लोगों के साथ में बैठा हूँ, आप ही लोगों का हिस्सा हूँ और मैं आपकी पूरी सेवा करने के लिए निश्चित रहूँगा। ये तो उन्होंने बात की, लेकिन उन्होंने और एक दूसरा ये किया कि उनको अभी
जो उनका सेंस रहा ये रहा कि राहुल गांधी को उन्होंने बुला के जिस तरीक़ा से उन्होंने केंद्र और इसके तरफ में अपनी शुरुआत की, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। मुझे और एक चीज़ की बड़ी इम्पोर्टेंट ये लगती है, मैंने एक ऐसा कीर्थाना करके एक लेडीज़ थी 29 ईयर्स की, वो काफ़ी उन्होंने ये किया है, मतलब एजुकेटेड लड़की, और उन्होंने जिस तरीक़ा से वो पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाया, कई पार्टियों के लिए उन्होंने काम किया था, लेकिन इस वक्त विजय थलापति के साथ में उन्होंने काम करके जिस तरीक़ा से उन्होंने अपना प्रोग्राम और पूरे एस्टैब्लिश लोगों को हरा के अपनी छवि को कायम रखा, और उसको बहुत ही अच्छी हिंदी बोलने वाली, और वो पूरा सेंट्रल में वो अपने आप को एक्सपोज करेगी, इस टाइप का उन्होंने प्रोग्राम बनाया है। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जोसेफ विजय थलापति, इन्होंने आज अपने आप को इस तरीक़ा से अपने को काबिल बनाया कि वो अभी दिल्ली के भी पॉलिटिक्स और ऑल ओवर इंडिया की पॉलिटिक्स में अपना हिस्सा रखेंगे। और कोई सिंपल, कभी किसी को मालूम नहीं, कुछ नहीं, इतना जोश भरा, और लोगों को चाहिए कि कुछ तो भी चेंज चाहिए। मुझे लगता है कि अभी आने वाले दिनों में इसका अनुकरण बहुत सारे लोग करेंगे। बीच में अभी यहाँ तक हुआ था कि आम आदमी पार्टी भी बड़ी उसी उम्मीदों के साथ में थी, लेकिन बाद में अपने आप को उन्होंने इतना एक्सपोज किया, और जब आरएसएस के साथ में उसके कनेक्शंस देखने के बाद में धीरे धीरे लोग उसके साथ से कटते गई, और वो आज उनकी हालत क्या है वो सबको मालूम है। अकाली दल पर्टिकुलर एक पार्टी थी, बहुत सारे पार्टियाँ आते गई जाते गई। अभी यहाँ पे भी देखिए, जैसे भी हमारे उद्धव ठाकरे जी की पार्टी थी, उन्होंने पूरा का पूरा बीजेपी को बढ़ाने में इतना योगदान दिया, हिंदुत्ववाद किया, और आज उन्हीं के पीठ पे उन्होंने छुरा खींचा। वही शरद पवार, उन्होंने पूरा का पूरा बीजेपी को बढ़ाने का और सब ब्राह्मणवादी व्यवस्था को उन्होंने इस्टेब्लिश करने का पूरा ज़िंदगी भर काम किया। उन्होंने उसकी मलाई तो खाई, लेकिन आज आखिरी क्षणों में उनके ध्यान में आ गया कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब लोग मतलबी है, और अपने आप को इतना मुझे असुरक्षित रख के उन्होंने इतने सारे काम किए उनके इससे बीजेपी के सहायता से, वो निश्चित रूप से आज वो सभी लोग पश्चाताप कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जोसेफ विजय थलापति ये अपने आप में एक अपनी ये है मिसाल है, और जो मैसेजेस उन्होंने दिया, और तुरंत 200 रुपीज़, मतलब उन्होंने बिजली का उन्होंने ये कर दिया, माफ़ कर दिया, कुछ लेडीज़ वुमेन सिक्योरिटी के बारे में बात किया, उन्होंने हर जगह पे अपने आप को साबित करने की कोशिश की, उन्होंने ऐलान भी कर दिया। तो उनका तो काफ़ी बड़ा एजेंडा है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये सब चीज़ों और ये भारत के इतिहास को आने वाले दिनों में एक चुनौती होगी। किसी ने भी ये समझना नहीं चाहिए, बीजेपी को बिल्कुल झटका पहुंचा होगा कि हम लोग इस देश में रहना है तो हमें इस तरीक़ा से हार्ड कोर हिंदुज़म नहीं चलेगा। हार्ड कोर हिंदुज़म कुछ लेवल तक चलता है, उसके बाद में उसका लिप्त होता है। ये सब सिचुएशन बाबा साहब ने हज़ारों सालों का इतिहास पढ़ के ये कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ को इस तरीक़ा से डाला है कि यहाँ पे लोग उसे कॉन्स्टिट्यूशंस के फ्रेमवर्क के बाद बाहर जो भी जाएगा तो उसको हर वक्त डर सताया रहता है। जितने भी अपशब्द बोले, जितने भी बातें हो गई, सब रिकॉर्ड होके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं ना कहीं तो भी वो मैटर चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में और भी कोई ऐसी पार्टी आएगी जो सोशल जस्टिस के ऊपर में बात करके अपने आप को, या कम से कम बीजेपी को तो डैमेज करेंगी, कांग्रेस को भी डैमेज करेंगी। कांग्रेस जैसी इतनी बड़ी पार्टी वो भी इतनी ये नहीं कर सकी साउथ में, लेकिन साउथ में बाकी जगह उनका है ऑलरेडी, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। और आज पूरा का पूरा साउथ में आज उनकी जो बात चल रही है, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी अपने आपस में एक महत्वपूर्ण बात है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल में जिस प्रकार से वहाँ पे जो सरकार बनी और जिस तरीक़ा से पूरा खेला हो गया और जिस तरीक़ा से सब तरफ में नाराज़गी हो गई, वो नाराज़गी के बाद में अभी ये सब पता चल रहा है कि मोदी और ज्ञानेश कुमार ये दोनों ने मिलकर जिस तरीक़ा से चालाकी की है वो सब का सब एक्सपोज हो रहा है। और वहाँ पे एक सुब्रतो गुप्ता करके IAS कैडर का आदमी था, उन्होंने जिस तरीक़ा से धांधली की, पूरा का पूरा सिस्टम हो गया। लेकिन मुझे मालूम है, बुद्ध कहते हैं कि भाई झूठ और ये जो भी मक्खारी जो भी करेंगे, जो भी बदमाशी करेगा, वो आज ना कल उसको एक्सपोज होना ही होना है। कब तक चलते रहेगा? एक दिन तो आएगा कि वो सब का सब झूठा ही होगा और सच का सच ही होता। सच कितना भी लेट हो लेकिन वो छूटता नहीं है, वो मिलेगा ही मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये सब चीज़ों के जो भी उन्होंने जो
नतीजे आए वो निश्चित ही बीजेपी के कितने फेवरेबल, अभी टेम्पररी तो उन्होंने सब मिल गया उनके हाथ में, लेकिन सब वक्त सभी कार्ड्स नहीं चलते, ये बात उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए। तो चलो आज हम थोड़ा सा एक इंटरनेशनल लेवल में भी बात कर लेते हैं कि इन दिनों में ईरान और अमेरिका का युद्ध ये जब अभी सीख पे है, और जहाँ पे वहाँ पे हार्मुज़ के खाड़ी में जिस तरीक़ा से अमेरिका ने बहुत कुछ हमले किए हैं, आज ईरान जहाँ थोड़ा सा वीक हो रहा था, उसको रशिया ने बहुत सारी हेल्प किया, और वो पूरा का पूरा उनको जो भी मदद लग रही थी वो पूरी की पूरी पहुंचाने में आई है। और ऐसे सिचुएशन में कैप्सियन सी जो किसी को ध्यान भी नहीं आया, लेकिन पूरा का पूरा ड्रोन से लेके हर चीज़ ईरान को पहुँचाई गई है रशिया की तरफ से। इधर चाइना से अमेरिका ने खुजला लिया, तो निश्चित रूप से चाइना और इजराइल रूस ये दोनों यदि जब साथ में आ जाते ईरान के, तो निश्चित रूप से अमेरिका की हालत क्या होगी। मुझे तो लगता है कि इन लोगों ने जो ईरान ने उसको पकड़ के रखा, और वो किसी हालत से छोड़ नहीं रही। वो एक मुद्दा है, उन्होंने कहा कि भाई तुमने हमारे ऊपर में हमला किया जबकि हमारी कोई गलती नहीं थी, आज जो भी हमला हो गया उसकी नुकसान भरपाई हमें देनी पड़ेगी। बस एक मुद्दे के ऊपर में, वो यूरेनियम वगैरह वो सब बाद में की बातें हैं, अभी पहले तो हमें हमारा मुआवजा दो, हमारा कॉम्पेंसेशन दो। आज ये सिचुएशन में यदि यार अमेरिका उस चीज़ को मानेंगे नहीं, तो मानना ही पड़ेगा। नहीं तो उन्होंने कहा कि हम तुमको यहाँ से तेल का एक तुम्हारा बूंद भी नहीं ले जाने देंगे, क्या करते हो कर लो। क्या करेगी अमेरिका? आप यदि जब वो माने तो 10 साल से पूरी की पूरी अमेरिका का पूरा इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी मिडल ईस्ट से आज उनके पूरे सेंटर्स ख़त्म हो गए, उनकी इकोनॉमी पूरी की पूरी धाराशायी हो गई। ऐसे सिचुएशन में यदि जब उनकी वो मांग को मानते हैं, तो निश्चित रूप से अमेरिका पूरी भिखार और कंगाली हो जाएगी। मुझे लगता है कि जो लोग भी अमेरिका में आज जो हो गए, जो वहाँ पे जो जिस तरीक़ा से हो गए, जिस हालत में भी हो गए, उन्होंने ये सब बातों को सोचना पड़ेगा कि आने वाले दिन अमेरिका के लिए इतने अच्छे नहीं रहेंगे। टेक्नोलॉजिकली भी उन लोगों ने जिसका टाई फिश हो गया, सब पूरे विश्व ने जिस तरीक़ा से उनके हाल देखे, और डोनाल्ड ट्रंप जैसे एक पागल आदमी ने जिस तरीक़ा से वो देश को किस हालत में और कैसे मोड़ पे छोड़ दिया, वो भी अपने आप में एक अलग सी बात है। तो मुझे लगता है कि ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए अभी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में हम लोगों ने पूरा ध्यान देना चाहिए, स्पेशली अम्बेडकराइट लोगों ने ध्यान देना चाहिए कि ऐसे भी टाइप का बहुत सारा मॉल बनता है, बनना चाहिए। और ऐसे सिचुएशन में हमारी बीएसपी की जो बड़े बड़े लोग हैं, या हमारे जो भी है बड़े बड़े लीडर्स जो है, वह भी क्या कर रहे हैं, वो सब तो अपने पैसों में और इसमें लिप्त हो गए हैं। उनके ऊपर में अभी कोई सोशल ऑब्लिगेशन नहीं। जो सोशल जस्टिस की बात जो आज चेन्नई ने किया, तमिलनाडु ने किया, उसका भी हमने असर देखना चाहिए, और अपने आप को किस तरीक़ा से हम लोगों ने क्या करना चाहिए, वो निश्चित रूप से जिस तरीक़ा से आज विजय थालापति ने आज राहुल गांधी को बुला के अपने आप को सहयोग लिया, इसी तरीक़ा से मुझे लगता है कि अम्बेडकराइट लोगों ने भी इसी तरीक़ा से कुछ ना कुछ करके कांग्रेस के साथ, स्पेशली राहुल गांधी के साथ में बैठ के कुछ ना कुछ अपनी बातें कहें, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी शक्ति, आज वैसे भी हमारी शक्ति आज बीजेपी कांग्रेस के साथ में है, उसको केवल हम लोग उसको मटेरियलाइज नहीं कर रहे यार, हमने अपने उसको फ़ायदे के इसमें नहीं डाला। मुझे लगता है कि इस तरीक़ा से यदि कोई सिचुएशन आती, तो निश्चित रूप से अम्बेडकराइट लोगों को इसका फ़ायदा होगा, और ये अपने सभी लोगों को तमिलनाडु की एक सीख करके हम लोगों ने देखना चाहिए। इन्हीं के साथ में मैं यही विराम लेता हूँ। कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भीम।